हम सभी लोग जानते हैं कि दोहा दो पंक्तियों में होता है, दो पंक्तियों का दोहा होता है। जैसा शेर होता है ना दो पंक्तियों में, गजल तो लंबी चौड़ी होती है, ये उसमें दो पंक्तियों में हर पूरी बात कह दी जाती है। उसी प्रकार से दोहा में पूरी की पूरी बात दो पंक्तियों में कह दी जाती है कि छोड़ा नहीं जाता आगे के लिए, सारी बात दो पंक्तियों समेट के आ जाएगी। जैसे मानो मैं कहता हूँ कि फफक फफक गेहूँ कहें सिसक सिसक कर धान, फफक फफक गेहूँ कहें सिसक सिसक कर धान, खेतों में फसलें नहीं उगने लगे मकान। अब ये पूरी बात होगी, कहीं छूटी तो नहीं कि अगले दोहे में आएगी तभी बात पूरी होगी, अगले दोहे में आने की जरूरत नहीं है। ये दोहा अपने में कंप्लीट हो गया, अपने में पूरा हो गया। तो ये ध्यान रखें कि दोहा लिखते समय पूरी की पूरी बात जो आपके मन के अंदर उठा, जो मन के विचार उठा, कोई भाव उठा, कोई भी बात उठी, उसको आप दो पंक्तियों में समेट लेना है। तो एक तो बात खास ये हुई कि दोहा दो ही पंक्तियों में होता है। मैंने ये कहा भी था कि दुख सुख और जीवन मरण, दुख सुख और जीवन मरण, साएं और ये प्रात, दोहा दो ही पंक्ति में दो होठों की बात। दोहा दो होठों की बात, मतलब हमारे दो होठ हैं और उससे बात निकलती है, ऐसी दोहे की प्रत्येक पंक्ति दो पंक्तियां जो है ये होठ हैं जिसमें से एक बात कहनी है, एक बात सामने ले आनी है। तो दोहा दो ही पंक्ति में दो होठों की बात, हमारे दो होठ हैं वो जो बात कहना चाहते हैं उसको हम दोहे में कहते हैं। दो पंक्तियों में होता है खास बात। अब दो पंक्तियां जो होती हैं, चलिए मैं उदाहरण देकर के लिखे देता हूँ जैसे आसान हो जाए। फपक फपक गेहूँ कहें सिसक सिसक कर धान, मेरे दोहा में दस दिन कर मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं, आप रोना करिए ससुरना करिए। अब देखिए पहली बात, पहली शर्त पूरी हो गई, दो ही पंक्तियों में, तीसरी पंक्ति तो नहीं कोई। जो दो पंक्तियां हैं उनको हम चार सौ मारते हैं, उनको हम कहते हैं दोहा। दोहा पंक्तियां तो दो होती हैं जो उसे चरण चार होते हैं, उसको हम चरण कहते हैं। आधे जहाँ पर हम रुकते हैं, जैसे हमने कहाँ रुके, फपक फपक गेहूँ कहें, यहाँ रुके ना। जो आपने जितने दोहे पढ़ते होंगे, बहुत से भजन के आजकल बहुत से कैसेट निकल गए हैं, आप जरा ध्यान दीजिए और उन पर जुड़िए, उनसे जुड़िए। फपक फपक गेहूँ कहें सिसक सिसक कर धान, फपक फपक गेहूँ कहें सिसक सिसक कर धान, खेतों में फसलें नहीं उगने लगे मकान। अब आपने देखा कि ये दो पंक्तियां हमने 400 बार दी। पहले से मैं जहाँ हम रुके उसे हम कहते हैं, हमारे साहित्य में छंद विधान जब होता है, छंदों में बात जब करते हैं उसमें हम ये करते हैं कि एक यति होता है, एक गति होता है। यति मानी रुकना, गति मानी चलना, अब जानते हैं गति मानी चलना और यति मानी ठहरना, रुकना। तो ये जो चरण है हम कहते हैं कि सब चार चरण हुए। पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया खेत, है ना, और चौथा चरण ये हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी हमने दोहे को चार हिस्सों में बांटा, चार चरणों में बांटा। और चरण कौन से हुए, जहाँ पर हम रुकते हैं। जैसे मैंने गाकर सुनाया आपको, जहाँ हम रुके, जितने भी दोहे हों इस समय इस प्रकार से रुकेंगे आप। तो ये चार चरण, जब चार चरण हुए तो ये पहली पंक्ति जो होती है इसमें कितनी मात्रा मानी जाती है। अब मात्राओं के बारे में बात करेंगे। मात्रा लगाने भी अभी बताना पड़ेगा मुझे इस समय, जिससे आप उसकी मात्रा लगा सकें। इसमें 13 मात्राएं यहाँ होती हैं और 11 मात्राएं दूसरे चरण में होती हैं। ठीक, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 24। एक पंक्ति में 24 मात्राएं हो गई। वर्ण नहीं करा मैं, ध्यान रखिए, वो हाइकू वाली बात छूट गई। वो वर्णों की गिनती थी, मैं इस समय मात्राओं के बारे में आ रहे हैं। वर्ण का चक्कर नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर मात्राओं की बात है। तीसरी पंक्ति में खेतों में फसलें नहीं, इसमें भी वही जितनी ऊपर है ना, ये आधी पंक्ति में इधर वाली में उतनी इसमें होंगी, यानी 13 मात्राएं यहाँ होंगी। ठीक, और यहाँ पर जो आधी पंक्ति इधर की बची उसमें 11 मात्राएं होंगी, अर्थात 13 और 11 मिलकर के 24 मात्राएं यहाँ भी होंगी। ठीक है, तो ऊपर वाली पंक्ति में 24 मात्राएं और नीचे वाली पंक्ति में भी 24 मात्राएं। ये आपका क्रम दोहे का रहता है। दोहा दो पंक्तियों में लिखा जाएगा, दो पंक्तियों को 4 चरणों में तोड़ा गया,
4 चरणों में पहला चरण जो है, और पहला चरण ये फर्स्ट ये हुआ ना, और तीसरा ये हुआ। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में कितनी हुई? 11 मात्राएं। ये बात मैंने उसमें लिखी भी है, और मैं समझता हूँ ये बात क्लियर भी होगी जो मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह से पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, अर्थात पहली पंक्ति में भी 24 मात्राएं टोटल लगा करके, और दूसरी पंक्ति में भी 24 मात्राएं टोटल कुल मिला के 24, 48 मात्राओं का छंद हुआ। लेकिन 48 मात्राओं में ध्यान क्या रखना है आपको? पहली मात्रा 24 से 25 महीना हो जाए, है ना, 24 मात्राएं रहेंगी, और दूसरे छंद में भी, दूसरी पंक्ति में भी 24 ही मात्राएं रहेंगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 13 पे खत्म हो जाए बात, 11 पे आगे बचे, 13 पे खत्म हो जाए बात, 11 आगे बचे। इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका ये है कि आपको कोई दोहा याद हो, गाकर पढ़िए जैसे मैंने पढ़ा है, वो अपने आप पता चल जाएगा मात्रा कहाँ खत्म हो रही है। ये छंद विधान इस प्रकार का, इसका गाने में अपने आप ही आ जाता है कि मात्राएं कहाँ समाप्त हो जाएंगी। अगर अब मैं पहले गाता हूँ फपक गेहूं, यहाँ नहीं बनती। मैं यहाँ आया फपक गेहूं कहीं, यहाँ रुका जा करके, यहाँ जो है यति भी रुकना हुआ, ठहरना हुआ, यहाँ ठहरा, और फिर आगे चल के सिसक कर धान। ऐसे ही आप कोई भी दोहा लिख करके अपना दोहा लिख कर पढ़ लीजिएगा, और अपने दोहे को लिख कर जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक बहुत सामान्य सी बात है जिसको आप जिंदगी भर याद रखिए, मात्रा लगाना कभी भूलेंगे नहीं। और 2 मिनट के अंदर मैं एक बात बता दिया करता हूँ, तीसरा मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपने ये बात याद रखी। क्या है कि मात्रा लगाने का जो तरीका है, मात्रा का तरीका क्या है? पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, याद रखिए, जीवन भर याद रखिए, इसमें कहीं भी इधर उधर मत जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मात्रा लगाने में। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, इन सब में एक मात्रा मानी जाती है, ठीक है। कोई किसी भी अक्षर पर कोई मात्रा ना लगी हो तभी एक गिनेंगे आप, एक मात्रा गिनेंगे। और अगर उन पर छोटी एक ही मात्रा लग रही है, छोटी की मात्रा लग रही है, तो आप एक ही मात्रा गिनेंगे, ठीक, केवल यहीं में और कहीं नहीं। इसके अलावा जितने भी हैं जो आपने वॉवल्स पढ़े हैं, आ आ ई उ ए, ये जो शुरू के जो आपने पढ़े हैं स्वर, जैसे हम स्वर कहते हैं, इन स्वरों की को जो आप सभी जानते हैं, स्वरों के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो वॉवल्स हैं तो उनमें इसके अलावा इनमें एक मात्रा का निशान जो है ये है। इसको हम जब हम मात्रा लगानी होती है तो इसका निशान हमने ये बना रखा है कि हम एक मात्रा लगानी है तो ये निशान है। इसके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त जितनी भी मात्राएं हैं, यानी कौन सी बची, इनके अतिरिक्त जितनी भी मात्राएं जैसे कौन सी बची, आ की बची, ठीक है, और कौन सी बची, ई की बची, और ऊ की बची, ओ बचा, ओ ये बचा, हाँ। अब ये देखिए कि जितनी भी मात्रा बची इसके अलावा ये सब दो, ठीक है। जब ये मैंने शुरू में लिख दिया कि आ ई ऊ के अलावा जितनी मात्रा हैं, अब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटा समझा नहीं, अब हो सकता है कि अगले माह में याद है छोटा हो उसमें और बड़ा हो उसमें अलग मात्रा होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मात्राएं जो हैं छोटा हो की मात्रा लगी हो, चाहे आपने वो दोनों शब्द लिखा हो और या आपने चाहे उसमें दोनों लिखा हो, है ना, एक मात्रा वाला कोई शब्द लिखा हो, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, आपने मान लीजिए लिखा कोना, ठीक है, कोना लिखा तो एक मात्रा हो, और मैंने लिखा और, तो 2 मात्रा हो गई। लेकिन मैं क्या करूँगा, मात्रा जब मुझे लगानी होंगी तो मैं आसान तरीका ये है कि हर अक्षर लीजिए ऐसा निशान बना लीजिए, जो अक्षर है उसके नीचे ऐसा निशान बना लीजिए। हम निशान बनाया तो देखा इसमें, इनमें तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना इनमें से, आ ई ऊ तो है नहीं इसमें, नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कह गुरु मात्रा हुई। गुरु का निशान जो है मैं ये और बता दूँ, लघु का निशान ये है, और गुरु का निशान ये एस, एक है। गुरु का निशान एस की तरह जब एस बनाते हैं तो ये गुरु का निशान है। तो लघु का निशान वो हुआ, गुरु का निशान ये हुआ।
ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो है जैसे कोना, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ फिलहाल, मैं जो कोना में कितनी मात्रा लगानी चाहिए? मैं ये ध्यान रखिएगा, मैं इसके नीचे यूं और यूं ये जो करूँगा जहाँ तक, क्या दो मात्रा है ना? दो मात्राओं के लिए क्या बताया हमने? एस बताया, ये लगा दिए और ये लगा दिए। और मैं बताएंगे आप? और में ठीक है, और राम है क्योंकि अकेला है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, या रू भी होता तो अभी, री होता तो अभी, यानी इनमें से कोई मात्रा लगी होती तो हम एक ही मात्रा गिनते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ये गिना, तो कोना में कितनी मात्राएं हुई? 4 हुई। और में कितनी मात्राएं हुई? 3 हुई। मात्रा लगानी आ गई साहब? जी, कोई परेशानी तो नहीं है? तो ये याद रखिएगा, आ, ई और ये नहीं होना चाहिए, बस इसके अलावा जो बचेंगी वो सारी 2 मात्राएं होंगी। अब मैं उसी पर आता हूँ जो हम दोहा बता रहे थे। ऐसे वाले में दोगे नहीं आप? अब गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुई ना? 13 हुई ना सर? गिन के देखिए 13 हुई। उन मात्रा लगानी आप आ गई, उस मात्रा से आपने गिन लिया। शीर्षक का ध्यान में देखिए, आप क्या लगाऊं सामने? तो छोटी की मात्रा है ना, याद रखिए, मुझे मैंने भी लिखा था छोटी की मात्रा, छोटे की मात्रा भी एक ही गिनी जाएगी और छोटी की मात्रा भी एक ही गिनी जाएगी, बड़ी की 2 गिनी जाएंगी, छोटी की मात्रा एक ही गिनी जाएगी। तो हमने जो है यहाँ पर शीर्षक का ध्यान में यहाँ से शुरू करते हैं। 1 लगाई, इसमें 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 गिनिए कितनी हुई? आज इधर वाले हिस्से की कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुई ना? मैंने क्या कहा था ऊपर? इसमें 13 होनी चाहिए पहले चरण में, दूसरे में 11 होनी चाहिए, ये निकली ना? अब ये नहीं कि नीचे वाले में उल्टी हो जाएंगी, नीचे वाले में ही चाहिए। उनकी मात्रा भी गिन के देख लीजिए, खेतों में फंसना नहीं, मैं आपको 13 मात्राएं मिलेंगी। मैं समय को आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो आप खुद लगा के देख लेना, आपको पता लगेगा कि 13 मात्रा है, इसमें 11 मात्रा है। कुल मिला के क्या बात हुई कि आपने दोहे में 13 और 11 मात्राओं की बात सोची, ठीक है। अब एक बात हमें समस्या आ गई, यहाँ समस्या ये आई कि जैसे आपने पिछले मैंने हाइकू में बताया था कि रक्षा शब्द है, तो उसमें 2 वर्ण बताए, मात्राएं कितनी होंगी लेकिन इसमें अभी देखने की बात है। मात्रा नहीं हमेशा याद रखिए, आप लिखे हुए से ज़्यादा सुनिए, ये बात ध्यान रखिए। मात्रा लगाते समय हमें, इसलिए मैं गजल पे जब आऊँगा बताऊँगा, गजल कही जाती लिखी नहीं जाती, इसलिए कहा कि आप जो उच्चारण है आपका, जो आप बोल रहे हैं उस बोलने पर जाइए और कानों अपनी कानों से सुनिए। जैसे मैं रिक्शा बोला तो आपको लिखा हुआ तो लग रहा है कि आधा कप शाम में मिला हुआ है ना सर? ये भ्रम हो सकता है, ये गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे रिक्शा मैंने लिखा तो आप ये सोचेंगे कि री तो अकेला है, ठीक है ना, और का और शाह जो है इसमें मिला हुआ है, तो इसको आप ज़्यादा मानेंगे, इसको कम मानेंगे, ये मानेंगे ना लिखे हुए में। लेकिन जब बोल के देखिए रिक और शाह हुआ ना, तो इसका मतलब ये जो का है भले ही हमारी गलती के कारण से हम उसमें यहाँ मिला रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि ये मिला हुआ किससे है? इससे मिला हुआ है, ठीक है ना। और शाह अकेला लग गया। ये बात कि जब संयुक्त वर्ण आते हैं, जिन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं या संयुक्त वर्ण कहते हैं, तो इनमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो है सुनकर पता लगाएं कि हम कौन से अक्षर को किसके साथ मिला रहे हैं और कौन सा अक्षर छोड़ दे रहे हैं। तो रिक्शा में हमने रिक्शा, ये क्या हो गया? ये गुरु हो गया, और ये भी गुरु हो गया, क्योंकि रिक्शा है ना। आप देखिए रि छोटी की मात्रा है ना इस पर, और का, तो ये दोनों को मिला के गुरु हो गया, ठीक है। और शाह जो है उसमें मात्रा लगी हुई है, बड़ा है इसमें, तो ये गुरु हो गया। तो आपने इस प्रकार से रिक्शा में रिक्शा ये 4 मात्राओं का हो गया, ठीक है। रिक्शा में छोटी की मात्रा है ना, और का भी तो मिल गया ना। अच्छा, अब का भी तो मिल गया, अकेला लग रहा नहीं, उसका साथी मिल गया दूसरा। भाई री के साथ में अगर री अकेला रहता तो लघु होता, लेकिन ये चलो आपकी बात कर लेंगे, जैसे आपको भ्रम ना रहे थोड़ा सा। चलिए ये हो गया। और का जो है यहाँ आधी मात्रा नहीं जाती, किसी के साथ जोड़ ली जाती है ना। तो यहाँ भी 1 मात्रा मान लीजिए, और शाह जो है ये हो गया 4 मात्रा हुई ना। तो रिक्शा में 4 मात्रा पहले भी थी, 4 मात्रा यहाँ भी है।
तो 4 मात्रा इस प्रकार से बनती। तो ये दूसरी जो समस्या आपके सामने आ सकती थी कि मात्रा कैसे लगाएं, तो दूसरा तरीका ये हुआ। आइए अब और देखिए, 2-3 चीजें और इसमें जाननी जरूरी है। जो कई बार क्या होता है, जैसा आपने लिखा है शब्द प्रकृति, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, ऐसे अक्षर भी तो आएंगे आपके सामने, ऐसे शब्द भी आएंगे, समस्या पैदा करेंगे आप लोगों के लिए कि भाई इसमें हम मात्रा कैसे लगाएं। तो याद रखिए ये जो राग होगा ये वाला है, ये गिना नहीं जाता मात्राओं में, ठीक है। ये मात्राओं में गिना, मैं ये 2 की बात कर रहा हूँ, ये गिने नहीं जाते। ये प्रकृति शब्द जो लिखा है, मैं उसको मात्राएं जब लगाऊंगा तो प्रकृति लगाऊंगा, यानी प्रकृति की मात्रा लगाऊंगा, यानी प्र जो है ये इसी में मिला जाता है, इसी के अंदर है, इसको अलग नहीं किया जाता, इसलिए हम उसमें एक ही मात्रा मानेंगे, ठीक है। ये रा और ये री, इसे री कहते हैं, ये रा है, ये री है, इसमें छोटी की मात्रा लग के उच्चारण हो जाता है। जैसे शब्द दृष्टा, दृष्टा, जब ये वाला रा लगाते हैं तो हम ये भी कहते हैं, संकोच भी लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत से लोगों को शायद नहीं पता उसके उच्चारण। जैसे कि दृष्टा में जब हम लिखेंगे ये रा लगाया तो हमारे उच्चारण क्या हो जाएगा, दृष्टा। और जब हम जो है इसको यूं लिखेंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दृष्टि। या रा पर छोटी की मात्रा लगा के पढ़ेंगे, ठीक है ना, रा पर छोटी की मात्रा, ये इसमें और दोनों में अंतर है उच्चारण में, इनके बोलने में, इनके उसमें। तो ये खैर मैं ये कहना चाहता था कि ये इसमें भी आप मात्रा नहीं मानेंगे, इसमें भी मात्रा नहीं मानेंगे, वो तो छोटी की मात्रा। मैं कैसे लगाऊं इसमें मात्रा, जरा बताइए। एक और दी पर छोटी की मात्रा है ना, ठीक है, ठीक है, लगाई स्पष्ट साहब ये बात भी। तो ये समस्या भी आपके सामने आ सकती थी। उस समस्या का समाधान ये है कि आप ये वाला रा और ये वाला री, इन दोनों में मात्रा नहीं गिनते हैं जिस अक्षर में लिखी होती है। अगर उसके आगे कोई विराम लगा हुआ, मतलब कोई मात्रा दी हुई है तो जोड़ेंगे उसमें। जैसे प्राकृत हो जाता है शब्द, मान लीजिए, तो प्रा में पा की री की वजह से नहीं, आकर डंडे की वजह से आपने जो मात्रा गिनी है इसमें, ठीक है ना। प्राकृत शब्द हो सकता है, मान लीजिए प्रकृति लिखा और ये मैंने लिखा प्राकृत, ठीक है। तो क्योंकि आकर डंडा इसमें लग रहा है इसलिए मैंने इसे गुरु माना, और इसमें का में री लगा हुआ तो मैं इसे गुरु नहीं माना, इसे गुरु माना, और ताब में हमने एक ही माना। तो प्राकृत में 4 मात्रा होंगी, इसमें 3 मात्रा होंगी प्रकृति में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन और बताइए। दृष्टा को कैसे गिनेंगे जी? दृष्टा में जो राग मैंने अभी बताया, क्या द्र जो है वो को शायद में मिल गया तो ये गुरु हो जाएगा। तो दृष्टा आधा अभी मैंने बताया था कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, वो संयुक्त वर्ण होते हैं, उसमें देखने में लग रहा है टा से मिला हुआ है, टा से नहीं मिला हुआ है, ये बाई चांस उसके बगल में बैठा हुआ है इसके बगल का इसका साथी है, तो इसका साथी है, बाई चांस ये लिपि के कारण से आधा शाट टा के बगल में आके बैठ गया है, लेकिन ये द्र के बगल का आदमी है, इसलिए हम इन दोनों को स्ट्रांग मानेंगे। क्लियर हुआ? अब एक जो आपने प्रश्न किया था कि ऊपर जो निर्भर शब्द, ये निर्धन शब्द है, ये रेफ कहलाता है, इसको हम रेफ कहते हैं। जो ये जो राग होता है ऊपर लगाते हैं, इसको हम भाषा में रेफ बोलते हैं। इसको क्या होता है? रेफ। तो ये से निर्भर लिखा, ठीक है, निर्भर, इसकी मात्रा गिनी जाती है, जैसी गिनी जाएगी जब दृष्टांत में गिनी आप शाकोगे ना, क्योंकि ये क्या है, भाव पर मात्रा लग रही है। लेकिन कानों सुनिए, निर और भर, ये हुआ ना साहब। तो निर्भर इसका मतलब ना आपको अकेला दिखने में लग रहा है, लेकिन अकेला नहीं था, बेचारे ने राव उधर भेज दिया आपकी पाली में। जी हाँ, तो ये जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर है, ये सुन के देखिए ना, पूरा राग गिना जाएगा, पूरा निर्भर। तो आधा जो है वो जब उसमें मिल जाता है, पूरे अक्षर में मिल जाता है, तो हम दुगुना ही मान लेते हैं, है ना। हमारा साथ छोटा बच्चा जा रहा है तो अभी 2 लोग हैं, है ना, भले छोटा है हमसे वो, लेकिन अगर हम 2 लोग जा रहे हैं तो वो बच्चा भी जो है वो गिनती में 2 ही आएंगे, वो भले ही चाहे छोटा बच्चा हो, तो ये राग भले ही छोटा हो, लेकिन ये ना के साथ आ रहा है तो ये गिनती में 2 ही आएंगे, ठीक है साहब। तो ये निर्भर, भर अकेला बच्चा, भा और रा मिलकर तो निर्भर। तो मैं अगर मात्रा लगाऊंगा तो निर् में यूँ लगाऊंगा और भा रा यूँ लगाऊंगा, ठीक है ना। देखने में आप हो सकता है आपको दिमाग में ये बात आए, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है खेल, लेकिन मैंने वही कहा, उच्चारण बोल के पता लगाइए। देखने में लग रहा है कि जैसे मान लो ये दी होना चाहिए था, भर ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, ऐसा लग रहा है ना देखने में। मैं आपको कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है ना आपको,
नहीं, पर बोलने में इट्स वेरी क्लियर नहीं तो नाम के साथ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जो अभी बार बार कह रहा हूँ कि आप बोल कर देखिएगा। मात्रा लगाने में बोलना जरूरी है, ना कि लिखा हुआ देखना। लिखा हुआ देखने में गलती कर जाएंगे, इसलिए जो है आप बोल कर देखिए। निर्भर बोला तो निर्भर, दो अलग अलग बोले तो आपको इस तरह से मात्रा लगानी पड़ेगी। लेकिन जब लिखते हैं तो सोचते तो नहीं, वो बाद में फिर ना जब छंद विधान को हम जानेंगे, जब आप स्वेटर बनती हैं तो एक बार तो बहुत धीमे धीमे और फिर जो चटपटा इधर को आपने जो है मुगरा और आपने पूरा स्वेटर कोई कहीं कोई गलती नहीं होती। तो पहले शुरू में तो ये करना पड़ता है, शुरू में तो आप ये करना, फिर तो आपको इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आपको मात्रा गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग बहुत से कहते हैं साहब मात्रा गिनने से कविता खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, क्या स्वेटर ऐसा आप जैसे बुनने स्वेटर खत्म बुनना आपको नहीं आया क्या? प्रारंभ ही होती तो आगे बंद करे, फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं। संगीतकार भी होता है, फिर संगीत सीखता, सारे वहाँ पर सीखता, फिर बाद में कर देखता और वहाँ हारमोनी पर बाद वहीं हाथ तक पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारा जितनी भी कलाएं होती हैं, जो कुछ भी छंद विधान है, उसमें हमें ही देखना पड़ता है कि हम उसको प्रारंभ में कैसे सीखते हैं, कि अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है, उसके बारे में सोचना है। देखिए दो तरह के नाम होते हैं, एक अनुनासिक कहते हैं, नासिक कहते हैं नाक। अनुनासिक माने जैसा बोलते हैं आँख, है ना, तो ये चंदा बिंदी लगाते हैं ना, इसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार होता है जहाँ चंदा बिंदी नहीं होती, केवल बिंदी होती है। जब रंग, मैंने अक्षर लिखा, लिखा ये रंग, ठीक है, और ये मैं दूसरा अक्षर लिखता हूँ रंगना, दोनों को उस वक्त मालूम पड़ रहा है रंग। ये अंकी बिंदी जो है इसे हम कहते हैं अनुस्वार, ठीक है, और इसे कहते हैं अनुनासिक। जो नाक में बोला जाता है ना, अनुनासिक। जो नाक में बोला जाता है वो अनुनासिक। आँख, रंग नहीं, रंगना नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? रंगना। देखिए नाक में ना है हमारे, रंगना नहीं, रंगना। जब आप रंगना बोलेंगे तो अंकी बिंदी वाला होगा, इसे अनुस्वार कहते हैं, और जब रंगना बोलेंगे तो ये अनुनासिक होगा। याद रखिएगा इस बात को, अगर किसी भी अक्षर के ऊपर अनुनासिक होता है तो उसमें मात्रा नहीं गिनी जाती। नहीं, जैसे मैं अगर बहुत से लोग कहते हैं साहब चंदा बिंदी ऊपर, वो तो हमारे इसलिए छोड़ दिए गए हैं क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पर बैठ जाना पड़ता है, सरलता की दृष्टि से हो गया। लेकिन देखा जाए, अब आप ही खुद बताइए, मैं ये दो शब्द लिखता हूँ, ये लिखा, ये क्या लिखा? ऐसे लिखना, ये क्या लिखा? हंस। ठीक है ना। और मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा? हंसना वाला हंस। ठीक है ना। इसमें क्या है, ये क्या लगा हुआ है, क्या बोलेंगे? अनुनासिक, ठीक है ना। और उसमें क्या बोलेंगे आप? अनुस्वार, ठीक है। बिंदी जो है वो अनुस्वार, चंदा बिंदी अनुनासिक। क्लियर? अनुनासिक में देखना भी आपसे क्या कहा था कि मात्रा नहीं गिनी जाती है, लेकिन अनुस्वार में गिनी जाती है। बोल के देख लीजिए, हंस, वही होगा रक्षा, वही वाला क्या चक्कर हो गया था अभी जवाब। इसलिए बहुत से लोग अगर हंस को ऐसा देखेंगे तो मैं महसूस करने लग जाता हूँ कि भाई ये हंस है कि हंसना है, हंसना है कि हंसना है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो मेरी दृष्टि से तो ये हंसना है, तो हंसना में ये साइलेंट है जी। The sound is silent. अनुनासिक की जो वाइस है वो साइलेंट, मतलब मात्रा की गिनती की दृष्टि से अकेली मानी जाती है। क्योंकि हंसना में वो साइलेंट है। वो हंसना है, जब रिक्शा वो आधा वर्ण यहाँ आ गया, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, आप चलिए इससे ज़्यादा आसान समझ लेंगे। अगर मैं इसको हंस को ऐसे लिखता, जैसे ही बता माना ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको हम लोग समझने की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो आधा ना आ गया, जैसे रिक्शा में आधा आ गया था, तो ये तो आधा ना उसमें बोला जा रहा है हंस में, लेकिन हंस में नहीं बोला जा रहा, हंस में नहीं बोला। हंस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मैंने आधा ना इधर कर दिया, अब कैसे करोगे बताइए। तो हंसना, तो इसमें जो अनुनासिक है, ठीक है ना, जो अनुनासिक होता है उसमें कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। यानी हंसना में कितनी मात्रा, इसमें कितनी मात्रा में हंस में, इसमें दो, एक ही है और एक ही, हंस में तीन ही ना था, हंस, तो ये गुरु हो गया और ये लघु हो गया, ये हंस में लघु, ठीक है, क्लियर साहब।
तो ये जो मात्राओं गिनने का तरीका है उसमें दो तीन बातें ये नई जो आपको और पता चली कि एक तो वो आ और ई, वो इसके अलावा लघु एक मात्रा गिनी जाती है, इसके अलावा सब 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, संयुक्त वर्ण में 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, और इसके साथ साथ इनमें एक एक मात्रा गिनी जाती है जो राग लगे होते हैं। जहाँ रेफ लगा होता है ऊपर होता है तो उसकी मात्रा इधर आ जाती है, ये गिनी जाती है। और अगर हंस है यानी अनुनासिक है तो 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, और हंस है तो उसमें 1 मात्रा गिनी जाएगी। इसमें कोई शक बताइए कैसा, कोई संदेह है इसमें? एक आपने बताया कोई जैसे रिक्शा है उसमें आगे लग जाता है जैसे शब्द है या अक्स है। अक्स है, हाँ ठीक। अक्स को क्या? हाँ अक्स जो है, अब देखिए अक्स लिखा हमने है ना, अब अक्स लिखा, वो का किसके साथ बोला जा रहा है? अब नहीं हमेशा वो नियम ऐसा हो ही है। नहीं सकता कि आप नियम आधा है। का और सा के साथ बोल सके, बोल ही नहीं पाएंगे। नियम यही है जो भाषा विज्ञान का नियम है कि जो भी आधा शब्द है जिसको कहते हैं आधा अक्षर जो है वो पहले वाले हमेशा से- पहले वाले के साथ बोला जाता है। इसीलिए इसी कारण से उसके पीछे कारण यही है, जो भाषा विज्ञान का नियम बनाया गया उसके पीछे कारण भी यही है कि हम उसको वो अकेले नहीं बोल सकते। अब कैसे बोलेंगे? अब एक साथ बोलेंगे और सा अकेला रह जाएगा, ये तरीका ही बोलने में उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए उसको मात्रा वहाँ जो है जोड़ दिया गया। आपने ठीक कहा राकेश जी। तो वो जो हमारे छंद विधान में जो आधा अक्षर है पहले अक्षर के साथ जोड़ दिया जाता है उसके पीछे कारण यही है क्योंकि वो हम बोल नहीं सकते। ठीक है, अगर इसी तरह बोलने पे ज्यादा ध्यान देना है हाँ। पढ़ने की बजाय तो हस्ताक्षर है। हाँ ठीक, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि अब हस्ताक्षर, ठीक है। अब देखिए हस्त एक साथ बोला ना, ये साथ ही। ठीक है ना, गुरु है, ता गुरु है, हस्ताक्षर का और शामिल के गुरु हो गया, ये भी गुरु है। और ये रा। ऐसा भी है इसमें, हस्ताक्षर में ऐसे भी हो सकता है। वो गजल के अनुसार मैं बताऊंगा, असल में बड़ा चक्री है कि गजल की जब छंद विधान होता है और ये जो छंद विधान बता रहे हैं हल्का सा पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक की बात है। जब तक ये बात नहीं जानेंगे तो गजल के बारे में बेहद नहीं जान सकते, इसलिए मुझे ये बात पहले बतानी पड़ी। गजल में मात्रा और तरह लगेंगी, इसमें मात्राएं जिस तरह से लगाएंगी ऐसे लगेंगी। ठीक है, हस, ठीक है, ता कु शर। आप ये भी कर सकते हैं कि चलो यूं भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हस ता क, तापा अगरंदा आ गया ना तो वो उसके साथ अलग रह गया वो अगर तक होता ना, हस्ताक्षर होता, हस्ताक्षर की जगह हस्ताक्षर होता तो का ता में आके मिल जाता और वो डबल हो जाता। ठीक है ना, तो ता में अगरंदा पहले से लगा हुआ है तो गुरु तो पहले ही हो चुका है ना, ये तो गुरु पहले हो चुके, तो ये अकेला जो का बचा इसमें एक मात्रा और ये छा और शाह पिरचरा शाह होता है वो, भले हम लोग उसे हस्ताक्षर बोलते हैं, वो आप सब जानते होंगे एक आधा का और ये शाह जो होता है ना ये मिलकर के बनता है। जी तो ये इस प्रकार से हस्ताक्षर जो बना वो इस रूप में बनेगा, इसकी मात्रा इस रूप में लगेंगे। इस तरह से मात्रा लगाने का क्रम होता है। तो हाइकू और दोहा तक हम पहुंच गए जी। एक और ऐसा बोलते हैं तो उसमें कैसे रिटर्न हो सकते हैं? आप एक बोलते हैं हाँ। और ऐसा देखिए दोनों में तो बता दिया आयु है ना। अभी मैंने बताया था आपको हाँ, तो एक ही मात्रा ये हो तो भी गुरु लघु है और एक बोलते हैं तभी ये गुरु लघु, क्योंकि आ ई जो शुरू में बताए थे आ ई और ऊ तीन को छोड़